हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणों का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और जो अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये तीसरी अभिक्रिया होगी। और इस तीसरी अभिक्रिया का नाम क्या है कि धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु लगभग अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अगर हम उदाहरण लिखें तो जैसे कि मैग्नीशियम धातु हो गया, एक अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हम लवण का सूत्र लिखने से पहले ना लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस H2। और क्या क्या बच गया, Cl बचा है और Mg बचा है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे MgCl। और पूरा फॉर्मूला होता है MgCl2। और अगर संतुलित करना हुआ तो हम HCl के सामने 2 लिख देंगे और अभिक्रिया जो है ना वो संतुलित हो जाएगी। वैसे ही अगर हमें दूसरी अभिक्रिया लिखनी है, जैसे हम जिंक की अभिक्रिया करवाएं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा और लवण बनने वाला है। लवण में क्या क्या हिस्सा होगा, SO4 होगा और Zn, तो हम लिख देंगे ZnSO4। और इस लवण का नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। और हम गिनती करेंगे सभी अणुओं की, परमाणुओं की, तो ये जो संख्या है वो बराबर है, तो यह संतुलित है। उसी प्रकार अगर हम आयरन की अभिक्रिया देखें, आयरन की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड FeCl2, और साथ में जो गैस बनेगी उसका नाम हो गया H2। और अगर संतुलित करना हुआ तो इस प्रकार यह अभिक्रिया जो है ना संतुलित हो जाती है। तो ये आसान सी अभिक्रियाएं हैं, लिखने के लिए भी समझने के लिए भी, कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी पढ़ा था कि जो धातु है वह ठंडे जल या गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन गैस बनाना हो ना तो दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो जल के साथ अभिक्रिया करवा के और दूसरा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर देखा गया है कि सामान्यतः धातुएं जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रियाएं कर लेती हैं, लवण और जल जो है, सॉरी जल नहीं, लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। किंतु जब ये धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं ना, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ना यह प्रबल ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके उसको जल में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। यहाँ नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड का अर्थ है नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे NO2 होता है, NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और N2O भी होता है। कब किस अभिक्रिया में NO2 बनेगा, NO बनेगा, N2O बनेगा, वो निर्भर करता है कि हम जो नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं ना उसकी सांद्रता कितनी है। तो सामान्यतः जो धातुएं हैं ना वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर जो है ना वो जल में बदल जाता है। अगर हम एक अभिक्रिया का उदाहरण लें तो जैसे कि हम लेते हैं एक उदाहरण, कॉपर और नाइट्रिक अम्ल। तो जैसे हमने लिया कॉपर और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, इन दोनों के बीच अभिक्रिया तो होगी, लवण बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस की जगह बनने वाला है जल। और लवण कौन सा होगा, कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 हो जाएगा। और जो पूरा सही फॉर्मूला होता है ना वो हो जाता है CuNO3 2 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर बनता है N2O, और जो हाइड्रोजन गैस है ना वो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, जल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ना वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो ऑक्सीजन देता है लवण बनाने के साथ नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड और साथ में जल का भी निर्माण करता है। किंतु अपवाद है, अपवाद क्या है कि मैग्नीशियम तथा मैंगनीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे दो धातुओं के नाम बताएं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य धातुएं जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। तो यहाँ पर कैसे हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रिक अम्ल का अर्थ हो गया HNO3 लिख रहे हैं, मैंगनीज के साथ भी सेम रिएक्शन होता है और क्या बनने वाला है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने हाइड्रोजन गैस लिख दिया
और साथ में लवण जो बनता है ना उसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 और होल 2 हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड नहीं बनता, जैसे कि हमने पिछले कॉपर की अभिक्रिया में देखा था। हम यही सेम मैग्नीशियम की जगह Mn लिख देंगे ना, तो यही अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रेट की जगह क्या बनने वाला है, मैंगनीज नाइट्रेट का निर्माण होने वाला है। तो ये दो धातुओं के नाम याद रखने हैं जो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अब अगर हम सोना चांदी की बात करें ना, तो ये जो सोना है वो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल दो अम्ल हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन दोनों का जो मिश्रण है 3:1 में, यानी कि अगर उस विलयन को लें तो उस विलयन का जो 3 हिस्सा है ना वह HCl होना चाहिए, और इसमें हमें क्या डालना है, एक हिस्सा जो है ना वह नाइट्रिक अम्ल डालना है। तो इस अनुपात में जब हम इन दोनों को मिलाते हैं ना अम्लों को ताज़ा ताज़ा, तो यह एक्वा रेजिया बनाता है। और यह जो एक्वा रेजिया है वो गोल्ड और प्लैटिनम को गला सकता है। लेकिन अगर हम दोनों अम्लों को अकेले लेना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गोल्ड ले, कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लैटिनम ले, कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से अगर हम HNO3 और प्लैटिनम ले तब भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और अगर हम गोल्ड और HNO3 की अभिक्रिया करवाएं ना तब भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन ये तभी अभिक्रिया करते हैं जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों अम्लों का मिश्रण लेते हैं। और कितने हिस्से में लेते हैं, 3 हिस्सा जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और एक हिस्सा जो है ना वह नाइट्रिक अम्ल होता है, और दोनों ही सांद्र होते हैं। ताज़ा मिश्रण होना चाहिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल, तभी यह गोल्ड और प्लैटिनम को जो है गला सकते हैं, यानी कि उनके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे जो अंतिम अभिक्रिया भी है और हमें एक श्रेणी बनाने में सहायता करती है। इस अभिक्रिया का नाम है धातुओं की अन्य धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, और इसका जो नाम है ना वह विस्थापन अभिक्रिया है, जो हम पहले भी पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देती है और खुद लवण बन जाता है, और जो कम अभिक्रियाशील धातु है ना वह अलग हो जाता है। अब उदाहरण हमने पहले बहुत सारे पढ़े, जैसे कि हम और एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। आयरन हमने लिया, और जो दूसरा धातु है कॉपर, और एक लवण है कॉपर सल्फेट, ये हमने लिया कॉपर सल्फेट का विलयन। और जब हम आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, आयरन खुद ही लवण बन जाता है, यानी कि आयरन का सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट लवण बन गया, और ये जो कॉपर है ना वो विस्थापित होकर अलग हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम वाले को उसके विलयन से हटा दे और खुद ही लवण का हिस्सा हो जाए या विलयन में चला जाए, यानी कि, तो वैसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और उदाहरण हम लोग लें, जैसे कि अगर हम जिंक और आयरन सल्फेट की अभिक्रिया लेते हैं FeSO4 की, तो ये अभिक्रिया भी होगी, और यहाँ पर जो लवण बनता है आयरन को विस्थापित करके उसका नाम है जिंक सल्फेट, और आयरन विस्थापित हुआ तो यह जो आयरन है यानी कि लोहा जो है ना वह अलग हो गया। अगर हम और भी अभिक्रियाएं करवाएं, यानी कि अगर हम जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तब भी ये अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर भी बनने वाला है जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा, और साथ में क्या बनने वाला है, कॉपर, जो विस्थापित होकर ठोस अवस्था में जो है ना निक्षेपित हो जाता है। इनके अलावा भी हम लोग उदाहरणों को लिख सकते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं अन्य धातुओं के साथ भी। और अब ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना, जिसमें क्या है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था से, अगर विलयन नहीं है तो वो धातु जो है ना गला हुआ है तरल अवस्था में, तो उससे विस्थापित कर देती है, और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इन्हीं अभिक्रियाओं के आधार पर ना धातुओं को हमने एक श्रेणी में सजाया है, जिससे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जो यहाँ पर बना हुआ भी है। और कैसे, इस सूची को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाया गया है, वैसी सूची को हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। और किस अभिक्रिया के आधार पर है, विस्थापन अभिक्रिया।
यानी कि कई सारी अभिक्रियाएं की गई हैं और देखा गया है कि कौन से धातु ने किसको हटाया। जैसे जिंक आयरन को हटा रहा है, जिंक कॉपर को भी हटा रहा है, इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर को हटा रहा है। तो अगर हम इन तीनों की सक्रियता श्रेणी बनाए ना, तो इन तीनों की स्थिति में जिंक क्योंकि दोनों को हटा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। आयरन बस एक को हटा पा रहा है और दोनों ही मिलकर कॉपर को हटा दे रहे हैं ना, तो कॉपर की अभिक्रियाशीलता जो है ना वह सबसे कम हो जाती है। और ये श्रेणी को याद रखने से फ़ायदा है। और यह हमें कैसे सहायता करेगा कि अगर हमें कोई अभिक्रिया दे दी गई ना, मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया ए प्लस बी सी कोई यौगिक धातु का, तो ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी हम कैसे पता करें। तो ये बताने के लिए सक्रियता श्रेणी सहायक होती है। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन हो गया? पोटेशियम। और सबसे कम जो है ना वह हो गया गोल्ड। और ये तीर की जो दिशा है वो हमें यह बताने में सहायता कर रही है, वो बताता है कि जो क्रियाशीलता है ना वो नीचे की तरफ घट रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने से ना क्रियाशीलता बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम हो गया क्रियाशील और सबसे कम कौन हो गया? गोल्ड हो गया है। अब इनका हम महत्व समझते हैं कैसे। एक धातु जो ऊपर है ना वो अपने से नीचे के सभी धातुओं को विस्थापित कर सकता है, यानी कि पोटेशियम अपने से नीचे सोडियम कैल्शियम से लेकर सिल्वर गोल्ड सभी को अभिक्रिया में विस्थापित कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम यही बात गोल्ड के लिए करें ना, तो गोल्ड किसी को विस्थापित नहीं कर सकता है, सब उसको ज़रूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अपने से नीचे आने वाले सभी को विस्थापित करेगा, किंतु अगर अभिक्रिया में पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम भाग ले रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम इन तीनों को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अगर हम आयरन को लें तो आयरन अपने से नीचे वालों को विस्थापित करेगा, लेड को करेगा, हाइड्रोजन को करेगा, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर सबको करेगा, किंतु आयरन जो है ना अपने से ऊपर वाले जितने भी है उनको उनके यौगिक विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। उदाहरणों से हम लोग इसको और समझते हैं कि कैसे हम लोग इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम एक अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर, और यह अभिक्रिया क्या हो गई कि हम लोग यहाँ पर लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये लवण यौगिक हो गया धातु का, और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं पोटेशियम के साथ। तो ये अभिक्रिया होगी, क्यों होगी? क्योंकि पोटेशियम जो है ना वह सोडियम से ऊपर है। ये अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होकर ना अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और सोडियम जो है ना वह विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन अगली अभिक्रिया हम ये करवाएं कि अभी हमने रखा है क्या? Na2SO4 है, और इसकी अभिक्रिया ना हम करवाते हैं कैल्शियम के साथ। और कैल्शियम कहाँ है सक्रियता श्रेणी में? सोडियम के नीचे है। तो कैल्शियम क्योंकि नीचे है ना, यानी कम अभिक्रियाशील है, तो यह जो अभिक्रिया है ना सोडियम सल्फेट की कैल्शियम के साथ, ये अभिक्रिया होने वाली नहीं है। कुछ और हम उदाहरण लें, यहीं पर हम लोग ले लेते हैं ये उदाहरण। तो हम लोग जैसे कि हम लोग लिखते हैं लेड क्लोराइड PbCl2, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर के साथ। पहले देख लेते हैं श्रेणी में कौन ऊपर कौन नीचे। तो लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है। अर्थ इसका क्या है कि कॉपर जो है ना वह कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील जो है ना इस अधिक अभिक्रियाशील को कभी हटा नहीं पाएगा, तो यह जो अभिक्रिया है ना वह नहीं होगी। लेकिन इसका हम उल्टा काम करें, अर्थात अब हम क्या करते हैं कि हम ना लीड क्लोराइड की जगह क्या लेते हैं? कॉपर क्लोराइड लेते हैं, और कॉपर जो हमने लिया था ना उसकी जगह हम क्या करते हैं? लेड लेते हैं। तो अब हम लेते हैं CuCl2, और इसमें हम क्या मिलाते हैं? लेड। अब इन दोनों में क्या है? लेड ऊपर है, सीसा ऊपर है, कॉपर तांबा नीचे है। अब ये अभिक्रिया होगी, लेड अधिक अभिक्रियाशील है तो यह कॉपर को विस्थापित करेगा और खुद लवण के रूप में आ जाएगा लेड क्लोराइड, और साथ में क्या होगा कि कॉपर जो है ना अपने विलयन से विस्थापित हो गया है और यह अलग बनाएगा। तो जितनी भी धातुएं हैं ना वो अपने से ऊपर वालों को नहीं हटा पाती हैं, किंतु अपने से नीचे श्रेणी में सभी धातुओं को हटा पाती हैं, और यह हमें सहायता करती हैं समझने में कि कौन सी अभिक्रियाएं होंगी और कौन सी अभिक्रियाएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हम धातुओं के जो है ना 4 रासायनिक गुण और इन 4 रासायनिक गुणों के आधार पर बनी हुई जो सक्रियता श्रेणी है उसको हम
समझते हैं। यहाँ पर बस याद क्या रखना है कि कोई भी धातु अपने ऊपर वालों को विस्थापित नहीं करती है, किंतु वह अपने से नीचे जो भी धातु है ना उन सभी को विस्थापित कर सकती है। तो जैसे कि जिंक जो है ना वह एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, किंतु जिंक जो है वह आयरन से लेकर गोल्ड इन सभी को विस्थापित कर सकता है। उसी प्रकार से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ना वह 4 धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाएगा जो उसके ऊपर हैं, किंतु यह जिंक सहित बाकी जितने भी धातु और धातु नीचे में है ना उन सभी को विस्थापित कर पाएगा। और इस तरह से हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, पोटेशियम को भी क्यों रखा जाता है, ये जानना। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है और साथ में किताब भी पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूर मिल जाएगा। समीकरण लिखना है, किताब में भी मिल जाएगा और वीडियो में भी हमने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया है, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट और उसी जिंक के साथ क्या है, आयरन सल्फेट की अभिक्रिया है। मैग्नीशियम की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और इन दोनों के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रियाएं जो है ना ये वीडियो देखते समय कहीं ना कहीं मिलेंगी और किताब में भी मिल जाएगा। अंतिम प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ये जो अम्ल हैं वह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो अगर याद हो तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और यह जो हाइड्रोजन गैस है ना इंग्लिश में पॉप साउंड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं फट फट की ध्वनि। कैसे हम पता लगाते हैं कि जो बनी है गैस उसका नाम हाइड्रोजन है या वो हाइड्रोजन गैस है, वो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है, इंग्लिश में पॉप साउंड कहते हैं। तो और केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है, हमने पढ़ा कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है, खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, तो बचाने के लिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं।